जय हिंद। मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग दस्तक। तो आज जिन विषयों पर हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो टॉपिक हमने दिया है। एक तो हम बात करेंगे तबलीगी जमात पर, मौलाना साद पर, असदुद्दीन ओवैसी पर, संबित पात्रा पर और पत्रकारों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी पर। इस पर बात करना है। उससे पहले मैं आपको अपडेट कर दूं कोरोना पॉजिटिव को लेकर के। देश में अब तक इस समय मतलब 1 मिनट में बताता हूं आपको लेटेस्ट आंकड़े क्या हैं। 8:57 तक का जो अपडेट है, उसमें आज दिन में 1270 नए मामले आए और देश में कुल कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 21,350 पहुंच गई है, मतलब जिनको टेस्ट के जरिए आइडेंटिफाई किया गया है। और 36 लोगों की मौत आज हुई है। इस तरह कुल मिलाकर 681 लोगों की मृत्यु कोरोना पॉजिटिव से हो चुकी है। महाराष्ट्र में 431 नए मामले आए, गुजरात में 229, दिल्ली में 92, राजस्थान में 133, तमिलनाडु में 33, मध्य प्रदेश में 35 और उत्तर प्रदेश में 112 नए मामले आए। केरल में भी 11 नए मामले आए हैं, लेकिन केरल में जो ग्राफ है वो फ्लैटन है काफी, और यहां कुल मामले अभी तक 437 हैं। आपको याद होगा कि मार्च के अंतिम हफ्ते में केरल देश में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस वाला राज्य था। बंगाल में 31 नए मामले आए और बिहार में 15 नए मामले आए हैं। यहां कुल कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 141 पहुंच गई है बिहार में। झारखंड में कोई नया मामला आज दर्ज नहीं किया गया और भी ढेर सारे राज्यों में कुछ ऐसा नहीं हुआ है। बंगाल में 31 नए मामले आए और कुल संख्या 423 पहुंच गई है। यहां मरने वालों की संख्या 15 है। जम्मू कश्मीर में 27 नए मामले आए और कुल मामलों की संख्या 407 पहुंच गई। पंजाब में भी 27 नए मामले आए। यहां 278 कोरोना पॉजिटिव टेस्ट में अब तक पाए गए। तो ये रही देश की बात। इसमें एक चीज और बताएं कि सिर्फ अकेले मुंबई में 3,451 कोरोना पॉजिटिव लोग टेस्ट में पाए गए। दिल्ली में, शहरों की बात कर रहे हैं, दिल्ली में 2,248, अहमदाबाद में 1,501, इंदौर में 923, जयपुर में 723, हैदराबाद में 513, चेन्नई में 378, सूरत में 415, आगरा में 324, भोपाल में 303। ये देश के वो शहर हैं, अगर इन सबको हम जोड़ लें, इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो ये आपका बैठता है 5,000, 7,000 और 8,000, 9,000 और 10,000, करीब 11,000। मतलब 50% मामले इन ये हुए 6 और 4 10, इन 10 शहरों से हैं। जो 21,350 मामले दिख रहे हैं, इसमें 50% मामले इन 10 शहरों से हैं। तो और मुंबई को लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो अध्ययन कराया है, जो मैथमेटिकल मॉडलिंग के जरिए, जो सुबह हमने आपको बताया था, कि तो उनका कहना है कि 15 मई तक 6,54,000 से ज्यादा मामले मुंबई में अकेले हो जाएंगे। तो ये देश की परिदृश्य है। अब आते हैं दुनिया में आज क्या स्थिति रही, इस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। तो आज अब तक 37,097 नए मामले पूरी दुनिया में आ चुके हैं और 3,624 लोगों की मौत दर्ज की जा चुकी है।
अब तक कुल मामले 25,92,857 टेस्ट के जरिए पाए गए हैं और 1,81,083 लोगों की मौत कोरोना पॉजिटिव से हो चुकी है। ये वो मौतें हैं जो अस्पताल में हुई हैं। इसके अलावा ये अमेरिका में भी चर्चा चल रही है, दूसरी जगहों में भी चर्चा चल रही है कि ढेर सारे लोग अस्पताल पहुंचे ही नहीं और घर में ही उनकी मौत हो गई। तो वो संख्या का अनुमान लगा पाना मुश्किल काम है। स्पेन में आज 4,211 नए मामले आए और यहाँ कुल संख्या 2,08,389 हो गई है। 435 लोगों की यहाँ मौत हुई और मरने वालों की संख्या 21,717 हो गई। इटली में भी 3,370 नए मामले आए और 437 लोगों की मौत हुई। इटली में मरने वालों की संख्या 25,085 पहुंच गई है और कुल मामले 1,87,327 है। फ्रांस का अपडेट अभी नहीं आया है। जर्मनी में आज सिर्फ 591 नए मामले आए और 41 लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन में जिस तरह से डेटा आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, आज भी वो ट्रेंड जारी है। यहाँ 4,451 नए मामले आए और 763 लोगों की मौत हुई। इस तरह से ब्रिटेन में अब तक मरने वालों की संख्या 18,100 पहुंच चुकी है और यहाँ 1,33,495 कोरोना पॉजिटिव लोग टेस्ट में पाए गए। रूस, जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि रूस में तेजी से संख्या बढ़ रही है। यहाँ आज 5,236 नए मामले आए और यहाँ कुल कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 57,999 पहुंच गई। इसके अलावा बेल्जियम में भी आज 933 नए मामले आए और यहाँ 264 लोगों की मौत हुई। अब देखते हैं अपने आस पड़ोस मतलब एशिया में और अपने पड़ोसी देशों में क्या स्थिति रही। एशिया में कुल मिलाकर कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 4,17,531 पहुंच चुकी है। टर्की का अपडेट अभी नहीं आया है। ईरान में आज 1,194 नए मामले और 94 लोगों की मौत हुई। यहाँ सबसे मतलब टर्की के बाद दूसरे नंबर पर ईरान में कोरोना पॉजिटिव हैं और इनकी संख्या 85,996 है। फिर चीन में 30 नए मामले आए हैं। इसके बाद इंडिया का चौथा नंबर आता है। इजराइल में भी 384 नए मामले आए हैं और यहाँ कुल कोरोना पॉजिटिव 14,326 हो गए। सऊदी अरबिया में आज 1,141 नए मामले आए और कुल कोरोना पॉजिटिव 12,772 पहुंच गए। साउथ कोरिया में सिर्फ 11 नए मामले आए। सिंगापुर में तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। यहाँ आज 1,016 नए मामले आए और कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 10,141 पहुंच गई है। दरअसल सिंगापुर में जो प्रवासी वर्कर्स हैं उनके बीच में कोरोना पॉजिटिव सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। जो डॉर्मेट्रीज में रहते हैं उनके लिए बड़ी बड़ी डॉर्मेट्रीज बनी हुई हैं, उनमें ये लोग रहते हैं जो एल्युमिनियम और तमाम तरह के इस तरह के कारखाने हैं जिनमें काम करते हैं और ये अधिकतर लोग साउथ एशिया के लोग हैं। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ के लोग सिंगापुर में काम करते हैं। पाकिस्तान में आज 511 नए मामले आए और पाकिस्तान में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या 10,000 से ऊपर निकल गई है। ये संख्या है 10,076। 11 लोगों की मौत हुई और कुल मरने वालों की संख्या 212 पहुंच गई। यूएई में 483 नए मामले आए हैं और यहाँ कुल संख्या 8,238 हो गई। इसके अलावा बांग्लादेश में आज 390 नए मामले आए और यहाँ कुल संख्या 3,772 पहुंची है। अब तक 120 लोग कोरोना पॉजिटिव से मारे जा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो अपने पड़ोसी देशों में 84 नए मामले आए। अफगानिस्तान में यहाँ कुल संख्या 1,176 पहुंच गई और 4 लोगों की मौत हुई है। इस तरह यहाँ मरने वालों की संख्या 40 हो गई। श्रीलंका में 13 नए मामले आए हैं और 323 कुल संख्या हो गई है। यहाँ 7 लोगों की मौत अब तक हुई है। म्यांमार में आज कोई नया मामला अब तक नहीं आया है। यहाँ 121 कोरोना पॉजिटिव है।
नेपाल में 3 नए मामले आए और यहाँ कोरोना पॉजिटिव की संख्या 45 पहुंच गई है। भूटान में 6 हैं, कोई नया मामला आज नहीं आया। ये रही कोरोना का अपडेट रहा दुनिया भर का कि कोरोना को आज क्या स्थिति रही, ये मैंने आपको बताया। सलमान शेख साहब हाय बोल रहे हैं जी, नमस्कार। और सलमान शेख साहब कह रहे हैं असद ओवैसी को लोग इतना क्यों फॉलो करते हैं, पता नहीं। इसी सवाल जो आपका सवाल है इसका इसका जवाब में मैं काउंटर सवाल करूंगा कि लोग मोदी जी को, अमित शाह को और ढेर सारे ऐसे लोगों को इतना क्यों फॉलो करते हैं। सलमान शेख, ये तो आपकी बात हो गई। शेख रहमत अली जी ने कहा, तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार भाई, आज हमारे महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को ये लिस्ट दिखाने पड़ी कि देखो इसमें अपराधियों में एक भी मुसलमान नहीं, कितने शर्म की बात हमारे देश के लिए है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। जो उनका नाम क्या है, अनिल सम देशमुख ना, उन्होंने लिस्ट जारी की है कि जिन लोगों पर यह आरोप है उनकी लिस्ट जारी की। और ये वाकई शर्म की बात है कि लिस्ट जारी करनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि किस धर्म के लोग हैं। ये हर धर्म, और मतलब हर धर्म क्या है, देश के लिए शर्मनाक है। खैर, अब जिन बातों पर मैं बात करना चाह रहा हूं उसमें पहली बात है जो मैंने उसमें लिखा है, जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं उसमें पहले हम बात करते हैं। 1 मिनट जरा आप इंतजार करिए, मैं 1 मिनट आया। जी सॉरी, ये मुझे बीच में उठना पड़ा। तो जो लोग पत्रकार जो पॉजिटिव आए हैं, कोरोना पॉजिटिव, वो बॉम्बे में ढेर सारे जर्नलिस्ट आए थे और तमिलनाडु में आए हैं। उसके बाद सरकार ने जारी किया है, एक एडवाइजरी जारी की, और वो एडवाइजरी इस प्रकार है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। द एडवाइजरी फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड, नहीं, ये मैं आपको अभी पढ़ के सुना रहा हूं कि एडवाइजरी क्या है। ये मीडिया पर्सन्स के लिए एडवाइजरी इशू की गई है। टू ऑल प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब्जेक्ट एडवाइजरी टू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. It has come to the notice of the ministry that a large number of media persons have recently contracted with COVID-19 while covering the happenings in certain parts of country. In view of the fact that media persons including reporters, cameramen, photographers are covering incidents relating to COVID-19 in various parts of country involving travel, amongst others, to containment zones, hotspots, and other COVID affected areas. It is advised that all such media persons may take due health and related precautions while performing their duties. Further, management of media houses is requested to take necessary care of their field staff as well as office staff. This may be brought to the notice of all concerned. ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से जारी किया गया है। अब तो मुझे लगा कि जरूर अखबार के लोगों को और अखबार का जो प्रबंधन है उसको कुछ निर्देश जारी किए गए, लेकिन ऐसा कुछ भी इस नोटिस में नहीं दिखाई दे रहा है।
दरअसल मैं तो ये समझ रहा था कि जिस तरह से सरकार चिंतित, जिस तरह से उसने एडवाइजरी जारी की, सरकार चिंतित है तो वो जरूर मीडिया पर्सन्स के लिए पीपी किट्स की व्यवस्था करेगी कि जब आप ऐसी हॉस्पिटल्स में जाएं तो पीपी किट्स पहने हुए हों, या किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां जो कंटेनमेंट एरिया में जाएं तो पीपी किट्स जरूर पहने। और शायद वो हर मीडिया हाउस को पीपी किट्स रिपोर्टर्स के लिए, खासतौर पे जो हेल्थ कवर करते हैं या इससे संबंधित बीट्स को कवर करते हैं और इन जगहों पर जाते हैं, उनके लिए पीपी किट्स उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार कर रही होगी। लेकिन ऐसा तो कुछ निकला ही नहीं। या मैंने सोचा था कि वो जगहों पर कवरेज के लिए जाएंगे, उनको पीपी किट्स देनी पड़ेगी, और जो नहीं देंगे या कोई रिपोर्टर ऐसा पाया गया जो पीपी किट्स नहीं धारण किए हुए होगा, कवर ऑल और ग्लव्स एंड गॉगल्स और मास्क और ये सब नहीं होगा जिसके पास, उसके प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं। अब आता भी कैसे? दरअसल अपने डॉक्टर्स को तो सरकार दे नहीं पा रही है, जो दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, जो बचा रहे हैं हमको, उनको तो पीपी किट्स दे नहीं पा रही है। मेरी एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, जो एक ग्रेड 1 कोविड के लिए जो हॉस्पिटल है उनकी ग्रेडिंग भी की गई है, तो कोविड के ग्रेड 1 हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उनका वो मोदी जी के समर्थक हुआ करते हैं और थे भी, पहले तो बहुत ज्यादा थे। अभी कह रहे थे सरकार झूठ बोलती रहती है, जमीन पर कोई भी हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला हुआ है, और हम जिन मरीजों को देखते हैं वो कोविड के मरीजों को नहीं देखते हैं। तो उनका कहना, हम जिन मरीजों को अस्पताल में देखते हैं तो क्या गारंटी है कि उनको कोविड 19 का संक्रमण नहीं है, ये तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। और आप देखिए इसी के चलते जम्मू में, हरियाणा में, दिल्ली में, मुंबई में, पूना में, साउथ के कई जगहों पर, हैदराबाद में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। ये खतरनाक बात है। इससे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि कोई भी मीडिया संस्थान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन, चाहे वो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हो, चाहे वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो, या और जो संगठन हैं जर्नलिस्ट के, कि वो क्या नाम, नेशनल जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ इंडिया, या इस तरह के जो बहुत सारे संगठन हैं और भी हैं जो बड़े सैर सपाटे कार्यक्रम करते रहते हैं और सेमिनार वगैरह करते रहते हैं और सरकारी खर्चे पर बहुत मजे करते रहते हैं, उन सबकी तरफ से कोई चिंता इस पर दर्ज वो बताई नहीं गई है, जताई नहीं गई है, बिल्कुल नहीं जताई गई। और जिन अर्नब गोस्वामी ने एक नाटकीय अंदाज में अपने शो में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और उसके अध्यक्ष की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि मैं यहां ऑन रिकॉर्ड इस्तीफा देता हूं उससे, उन अर्नब गोस्वामी की तरफ से भी पत्रकारों के लिए कोई भी शब्द अभी तक तो सुनाई नहीं दिया। अब वो सुनाई भी कैसे देगा, क्योंकि अर्नब गोस्वामी संबित पात्रा हैं। कल जो बहस या उससे पहले भी जो चल रहा था, जिसपे जिस तरह की बातें मैंने सुनी, और आज सोशल मीडिया पर जिस तरह से चीजें चल रही कि आई सपोर्ट अर्नब गोस्वामी और आई अपोज अर्नब गोस्वामी और अर्नब गोस्वामी जेल में होने चाहिए और अर्नब गोस्वामी की जय हो, तमाम तरह की बातें इस समय चल रही है। आप लोगों को शायद पता है कि अर्नब गोस्वामी ने अपने शो में सोनिया गांधी के लिए कहा क्या है। उन्होंने ये कहा, और बहुत ही संबित पात्रा की तरह, जैसे संबित पात्रा बोलते हैं, ए मौलाना देशद्रोही है, उस टाइप से वो बोल रहे थे कि इटली वाली सोनिया गांधी, और वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी कि, और मैं बोल रहा हूं, उन्होंने कहा वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी, मैं बोल रहा हूं कि वो भेजेगी
कि जहां पर मैंने सरकार बनवा दी वहां हिंदू संतों को मरवा रही हूं और वहां से उसे वाहवाही मिलेगी। ये बातें अर्नब गोस्वामी अपने शो में, अपने चैनल पर कह रहे थे। संबित पात्रा भी ऐसी ही बातें करते हैं। तो अपने देश में या तो हम ये मान लें कि संबित पात्रा भी एक बड़े पत्रकार हैं और पत्रकारों को संबित पात्रा का अनुसरण करना चाहिए। पत्रकारों को अर्नब गोस्वामी की तरह एक पक्ष लेकर के और सांप्रदायिक तरीके से और कि दूसरे को फंसाने और दूसरे को डांटने और दूसरे को मारने, यही सब काम करना चाहिए। पत्रकार बस वही बड़ा पत्रकार है। मुझे तो लगता है कि अर्नब गोस्वामी पर भारत सरकार को ही मुकदमा करना चाहिए। मुझे यह भी लगता है कि इटली सरकार को, इटली की सरकार को मानहानि का मुकदमा अर्नब गोस्वामी पर करना चाहिए। अर्नब गोस्वामी पत्रकार नहीं है। पत्रकार का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी विचारधारा या उसकी तरफ से खड़े होकर के और अपनी सारी जो पत्रकार के तौर पर जो आपको ताकत मिली हुई है, जो पहचान मिली हुई है, उस पहचान और ताकत का इस्तेमाल उसे प्रोपोगेट करने में, दूसरों को दबाने में और समाज में तमाम तरह की गलत सलत बातें फैलाने के लिए करें। ये पत्रकारिता नहीं होती है। कम से कम मैं तो इसे पत्रकारिता नहीं मानता। और ढेर सारे जो तार्किक लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रंगे हुए नहीं हैं, वो भी इसे पत्रकारिता नहीं मानेंगे। तो इसलिए इस पर मेरा सिर्फ ये कहना है कि अर्नब गोस्वामी को की जगह चैनल पे नहीं है। और या फिर इस देश में ये तय कर दिया जाए कि भाई पत्रकारिता जो है वो उसका मतलब ये बीजेपी का पत्रकार, ये कांग्रेस का पत्रकार, ये कम्युनिस्ट का पत्रकार, ये आरएसएस का पत्रकार, ये बजरंग दल का पत्रकार, ये जमात का पत्रकार, ये ओवैसी का पत्रकार, ये सोनिया का पत्रकार, यही सब करने और इसे लेजिटिमेसी दे दीजिए भाई, तो सबके अपने पत्रकार हो जाए। और जो बाकी जो वाकई पत्रकारिता करते हो उनका सारा एक्रेडिटेशन वगैरह छीन लीजिए, क्योंकि वो तो आपके निगाह में पत्रकार है ही नहीं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये देख करके, मैं पहले से ही देख करके दुख होता है अर्नब गोस्वामी या वो जी न्यूज पर या और भी लोग हैं टीवी 18 और इस तरह के उस पर जो लोग बैठते हैं, जिस तरह की बात करते हैं। मैं पहले टीवी की बहसों में जाया करता था, एंकर जिस तरह से बात करते हैं, कई सारे एंकर में सुना, नेशनल चैनल्स, जैसे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, जैसे वो भारत की सेना के प्रवक्ता हो, जैसे वो यहाँ के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता हो, जैसे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हो। अरे भाई, उन प्रवक्ताओं को अपना काम करने दीजिए, आप पत्रकार हैं। और पत्रकार चीजों को एक दूरी से देखता है जिससे सब चीजें समान उससे दिखे, और वो एक तटस्थ दृष्टि के साथ, तटस्थ का मतलब ये नहीं होता है कि हम गलत को गलत नहीं कहेंगे, तटस्थ दृष्टि के साथ उन चीजों को रिपोर्ट कर सके। इसलिए एक डिस्टेंस से देखने की जरूरत होती है, जहां से बराबर डिस्टेंस दोनों की। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मेरे साथ खड़े होंगे और सामने जब दूर देखेंगे तो बिल्कुल उतना ही वही दिखाई देगा ना जो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप ऊपर से देखेंगे कि मैं यहां खड़ा हूं, मिस्टर एक्स वहां खड़े हैं, तो दोनों समान आपको दिखाई देंगे। वहां से आप तय कर सकेंगे कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कहां तथ्य की बात हो रही, कहां तथ्य की बात नहीं हो रही। तो ये एक दिक्कत है। ये पत्रकारिता कतई नहीं है, ये संबित पत्रकारिता है।
और इन लोगों को तो मतलब जिस तरह से ये सब कर रहे हैं, ऐसे गौरव भाटिया, संबित पात्रा, इस तरह के लोगों को ही चैनल पे बैठा देना चाहिए, वही एंकर हो जाए। क्या क्या फर्क है दोनों में? कोई फर्क नहीं है। इन्हीं को एंकर बना दे। लोकसभा टीवी के लिए फालतू में इधर उधर लेके आते हो। संबित पात्रा को बना दीजिए, गौरव भाटिया को बना दीजिए, अपना दिन भर करेंगे वही जो अर्नब गोस्वामी करते हैं, जो सुधीर क्या नाम है उसका, सुधीर चौधरी करते हैं, जो वो कौन देवगन है वो करता है। यही सब करने दीजिए। और ऐसे ही वो आज तक और दूसरे चैनल्स पे भी लोग हैं। तो ये बहुत पत्रकारिता के लिहाज से भारत की पत्रकारिता में इस समय काला समय चल रहा है। जो बहुत उजले पन्नों वाली पत्रकारिता रही है, इतने उजले पन्नों वाली कि दुनिया को रास्ता दिखाने का काम भारत की पत्रकारिता ने किया है। उस भारत की पत्रकारिता के काले दिन, स्याह दिन चल रहे हैं, अंधेरे दिन चल रहे हैं। और जो जो संस्थाएं इसमें कुछ हस्तक्षेप कर सकती हैं, वो संस्थाएं इनाम लेने में लगी हुई हैं, उनके लोग इनाम लेने में लगे हुए हैं। ये चल रहा है। चलिए तो इस पर कमेंट्स देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए क्योंकि इस देश में जो तबलीगी लोगों को लेकर के, तबलीगी जमात को लेकर के जो नैरेटिव खड़ा किया गया, और जिस तरह से अभी जिस तरह से यूएई से जो रिएक्शन आया, या जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, 57 देश हैं उसकी तरफ से जो आया, और जिस यूएई में कितने लोग रहते हैं, दूसरी जगहों पर कितने लोग रहते हैं, और उनके साथ क्या हुआ। आप अबू धाबी में मंदिर बनाने आते हो, मंदिर की जगह वहां की सरकार देती है। तो ये सारी चीजें, तो उस पर मैं बात करूंगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ये मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ नहीं बताएगी। मेन स्ट्रीम मीडिया में, खासतौर पे नॉर्थ इंडिया में और हिंदी की मीडिया बिल्कुल नहीं बताएगी। इक्का दुक्का छोड़ दीजिए चैनल जिनको लोग देखना भी नहीं पसंद करते हैं, वही चैनल इस तरह की बात करते हैं। तो पहले कमेंट्स देख लेते हैं और इस टॉपिक को पहले क्लोज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं उस पर। और उससे पहले मैं आपसे ये जरूर आग्रह करूंगा कि आप हमारे वीडियोस को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए, और साथ में ये भी लिखिए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और लोगों को ये वीडियो क्यों देखना चाहिए। ये बहुत आप ऐसा करेंगे तो हमारी मदद करेंगे, अनब्रेकिंग की मदद करेंगे, और यहाँ अनब्रेकिंग में शामिल हर व्यक्ति की मदद आप करेंगे। जो आप सब लोग जो इस शो में आते हैं, जिनकी वजह से शो खड़ा हुआ है, ये लाइव जो हम लोग करते हैं। तो अब देखते हैं क्या कमेंट्स क्या आए हैं। शेख रहमत अली जी का हमने बात कर ली थी। आर्ट एंड लाइफ सर, यूएपीए एक्ट जो लगाया जा रहा है स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट के ऊपर, कितना सही है? देखिए अभी इस समय इस पर बात नहीं कर रहे हैं, जब उस पर बात करेंगे तो उस पर आएंगे। रफीक अंसारी, झारखंड में 4 कोरोना पॉजिटिव, 3 रांची और 1 गढ़वा से। ये भाई मेरे पास जानकारी नहीं थी। हमारे रफीक अंसारी जी बहुत ही जबरदस्त पत्रकार हैं और उनके पास हर सूचना चल करके सबसे पहले पहुंचती है, ऐसा लगता है। तो रफीक जी आप मुझे बता दिया करिए पहले। आर्ट एंड लाइफ जी, बिल्कुल, डॉक्टर को नहीं मिलता तो पत्रकार को कहां देंगे? तो ये एडवाइजरी जारी करने क्या जरूरत है? एडवाइजरी कोई मतलब है? ये पूछना चाहिए मुख्तार अब्बास नकवी से। सर ऐसा भी हो सकता है कि ये यूएपीए जो लगाया गया है एक्टिविस्ट पर असंवैधानिक तरीके से, उस पर से ध्यान हटाने के लिए सब नाटक हो रहा है। हाँ बिल्कुल, दरअसल
भाई इसमें बहुत ज्यादा बात करने की गुंजाइश ज्यादा है नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि जो नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, जो आइडियोलॉजी है, जो आइडियोलॉजिकल नैरेटिव है, उसके हिसाब से काम हो रहा है। शेख रहमत अली, अर्नब गोस्वामी पत्रकारिता का जोकर, जोकर भी नहीं, विलेन, जोकर नहीं है, विलेन है वो गब्बर सिंह है। शेख रहमत अली, मैं आपको फॉलो करता हूँ महाराष्ट्र में, जोशी साहब को फॉलो करता, आपके चैनल पर आ चुके हैं वो, जी बिल्कुल आ चुके हैं वो। अशरफ अली, ऐसे लोगों को जेल क्यों नहीं होती? जेल इसलिए नहीं होती क्योंकि हम आप जिस तरह की पॉलिटिक्स को बढ़ावा देते हैं, उस तरह की पॉलिटिक्स का नतीजा ये है। मुशर्रफ गोडवी जी, दीपक चौरसिया, हाँ बहुत सारे नाम है, कहां तक नाम गिनाएंगे आप, बहुत सारे। रफीक अंसारी, लोग नहीं बदलेंगे तो वक्त बदल देगा, अगर वक्त बदल दे तो बहुत तकलीफ होगी। ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो वक्त बदलता है, वक्त भी ऐसे ही बदलता है, या तो कोरोना टाइप चीजें आकर के बदलेंगी, या फिर कोई ऐसा एक बड़ा समाज में एक इस तरह की आंधी उठ खड़ी होगी कि सब कुछ उड़ा ले जाएगी। शहरोज आलम, आदाब सर, आदाब। कोरोना पर बहस कम हो, वर्तमान सरकार और वर्तमान मीडिया, वर्तमान न्यायालय पर चर्चा करें। तो कोरोना पर बहस आज तो नहीं कर रहा हूं, मैं तो दूसरी चीजों पर कर रहा हूं। मुशर्रफ गोडवी, अमीश देव, वो सब मैं कहा किसके किसके नाम लेंगे। इसके अहमद साहब गुड इवनिंग करें, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। इसके सर, क्यों हर स्टेट कोरोना केसेस छुपा रहे हैं, आखिर कितना दिन चलेगा ये लॉकडाउन, और तबलीग और असद साहब क्या कर रहा है? वही मैं, वो डिबेट में एक दूसरे को चाहते हैं, ऐसे लोगों को जल्द जेल होनी चाहिए। एक, हाँ अब ठीक है जो भी है, लेकिन जो चीजें दिख रही हैं, मैंने अपनी बात रखी और मुझे लगता है कि आप लोग उससे सहमत होंगे। मुशर्रफ गोडी, मैं तो आपका फैन बन गया हूं। नहीं वैसा फैन मत बनिए, हमारे सहयोगी रहिए, साथी रहिए। अपन सब लोग बात करते हैं, फैन होना एक अलग मामला। मैं उस तरह की चीजें नहीं, मैं चाहता हूं कि सब सहयोगी साथी की तरह, दोस्त की तरह सब लोग रहें। एसके अहमद, सर एज और वो भी खराब दिन आने वाले हैं, आगे और भी खराब दिन आने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी ये समझ रही है 90% लोग अनएजुकेटेड हैं। जो भी है, शो के अगला हिस्सा यह है कि तबलीगी जमात को लेकर के जिस तरह से देश में नैरेटिव खड़ा कर दिया गया था, और जिस तरह से कोरोना जिहाद और क्या क्या चीजें शुरू कर दी गई थी, यही सब चैनल्स पर और सब जगह सोशल मीडिया पर, लेकिन अब कोई कुछ नहीं बता रहा है, वही सब चल रहा है। मैं आपको, तमिलनाडु में कई सारे तबलीगी, उनमें से अधिकतर लोग ठीक हो गए, 42 लोग ठीक हो गए। इन 42 लोगों ने अपने अपने अस्पताल में या आज जिस मेडिकल कॉलेज में थे वहां ये इच्छा जाहिर की है और अपना नाम पता दर्ज करवा करके आए हैं कि जब भी ब्लड प्लाज्मा का जरूरत पड़ेगी तो हम ब्लड प्लाज्मा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम कोरोना से ठीक हो गए। पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि ब्लड प्लाज्मा का मतलब क्या हुआ। दरअसल ब्लड जो है आपका, जो हम लोगों का ब्लड होता है, उसमें 55% प्लाज्मा होता है, 45% में एक लिक्विड होता है, और इसमें इसका मुख्य काम यह होता है कि शरीर के विभिन्न हिस्सों को पोषक तत्व, हार्मोन्स और प्रोटीन्स की सप्लाई करना जरूरत के हिसाब से, ये काम प्लाज्मा करता है। और इसमें दरअसल पानी होता है, साल्ट होता है जिससे बनता है, और एंजाइम्स होते हैं। अब इसमें एंटीबॉडीज होती है। तो जो व्यक्ति कोरोना से उबर गया,
इसका मतलब उसके अंदर एंटीबॉडी, कोरोना की एंटीबॉडीज डेवलप हो गई और उन्होंने कोरोना वायरस को मार दिया। अगर वो एंटीबॉडीज जो कोरोना के मरीज हैं उनके ब्लड में भी पहुंच जाएं तो वो ठीक हो सकते हैं। तो ये जो प्लाज्मा थेरेपी, जिसे अरविंद केजरीवाल बड़ा नाम दे रहे थे, प्लाज्मा थेरेपी ये हुई कि मान लीजिए मैं कोरोना से रिकवर कर गया हूं तो इसका मतलब कि मेरे अंदर एंटीबॉडीज हैं जो कोरोना से लड़ने में सक्षम है, वो डेवलप हो गई। तो हमारा ब्लड लिया जाएगा, उससे उनको अलग किया जाएगा और उन एंटीबॉडीज को जो कोरोना का मरीज है उसके शरीर में प्रवेश करा दिया जाएगा ब्लड पे, और वो एंटीबॉडीज वहां लड़ने लगेगी कोरोना वायरस से। ये तो वहां की सरकार ने भी कहा है कि वो शुरू करेगी टेस्ट वगैरह और इस पर काम शुरू करेगी, जैसे दिल्ली सरकार कह रही है, ऐसे वहां की सरकार ने भी कहा है। तो चेन्नई, कोयम्बटूर, यही सबसे ज्यादा मामले हैं वहां पर तमिलनाडु में। यहाँ के जो तबलीगी लोग जो ठीक हो चुके हैं वो आवेदन कर रहे हैं अपने डीएम को या जिस हॉस्पिटल में वहाँ के सीएमओ को कि भाई हम अपना ब्लड प्लाज्मा देना चाहते हैं, क्योंकि हम रिकवर कर गए हैं, इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर कोरोना से लड़ने का मादा है और वो कोरोना वायरस को खत्म करने वाले एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में हैं, तो उनको आप ले लीजिए और जिनको जरूरत है उनकी बॉडी में डालिए। और एक न्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार है साउथ का, उस अखबार के मुताबिक 21 अप्रैल की खबर है, उसमें छपी है कि तिरुपुर कोयम्बटूर में एक जगह है, वहां के मोहम्मद अब्बास ये ठीक हुए, मोहम्मद उस्मान अली थेनी के रहने वाले ये भी ठीक हुए। इन्होंने कहा कि हमारे अंदर हम एसिम्प्टोटिक नहीं, हम सिम्टोमेटिक नहीं थे, लेकिन जमात के लोगों ने, सच्चाई सुनिए पहले, कि जमात के लोगों ने जब ये मरकज में ये मामला निकला तो जमात के लोगों ने कहा कि हम लोगों को एडवाइजरी दी कि आप लोग अपना टेस्ट कराइए और प्रशासन को बताइए। तो हम प्रशासन के पास गए और वहां टेस्ट कराया, मतलब बताया और हॉस्पिटल में टेस्ट कराया। अब हम टेस्ट से ठीक पॉजिटिव थे, असिम्टोमेटिक थे, हमारे कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन हम पॉजिटिव निकले और अब ठीक हो गए। अब ठीक हो गए हैं तो हमने ये इच्छा जाहिर की है प्रशासन से और हॉस्पिटल से कि जब भी ये ब्लड प्लाज्मा वाली बातें शुरू हो, चीजें शुरू हो, इसकी जब काम शुरू हो तो हमारा नाम लिख लीजिए और हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हम खुशी खुशी अपना ब्लड अपने देश के लिए, कोरोना के मरीजों को ठीक करने के लिए देना चाहेंगे। 42 जमाती जो कोरोना पॉजिटिव निकले थे, जो रिकवर कर गए, उन्होंने अपना ब्लड डोनेट करने की इच्छा प्रशासन से जताई है और लिखित में दिया है। एक तो ये हुआ। फिर वहीं का एक अखबार है चेन्नई का, डेक्कन हेरल्ड। डेक्कन हेरल्ड में ये खबर है कि तिरुचिरापल्ली के मोहम्मद जफर जो ये ठीक हो गए, ये और वहां के जो स्थानीय मुसलमानों के धार्मिक नेता हैं, मुसलमानों के स्थानीय धार्मिक नेता, जैसे मस्जिद में और दूसरी जगहों पर जो धार्मिक नेता है, वो लोग ठीक हो चुके तबलीगी और बाकी मुसलमानों से ये कह रहे हैं, ये उनको एक तरह से आदेश दे रहे हैं या कह लीजिए निर्देश दे रहे हैं कि भाई जब जरूरत पड़ेगी आप सब लोग ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार रहिए और अपने नाम दर्ज करा दीजिए, क्योंकि इस समय देश को इसकी जरूरत है। जब हमारी सरकार कहेगी कि अब हम ब्लड प्लाज्मा थेरेपी शुरू कर रहे हैं तो हम सब लोग, चूंकि हम रिकवर कर लिए हैं, हमारे अंदर ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो कोरोना वायरस को मार सकती हैं, तो इसलिए हमें अपना ब्लड देना है, आप सब लोग अपने नाम दर्ज करा दें। तिरुचिरापल्ली के एक कॉलेज है, ईमान कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस, उसके डायरेक्टर हैं शेख मोहम्मद। ये क्या कर रहे हैं,
राज्य में ऐसे लोगों की सूची बना रहे हैं अपनी कम्युनिटी से जो लोग कोरोना से रिकवर किए, और उनको कह रहे हैं कि आप अपना ब्लड प्लाज्मा देने के लिए तैयार रहिएगा। एक किलकॉक मेडिकल कॉलेज है, उसकी डीन डॉक्टर पी वसंतमणि का कहना है कि 5 मरीज जो कोरोना से रिकवर किए, वो अपना नाम दर्ज करा के और अपनी सहमति दर्ज करा के गए हैं कि जब भी ब्लड प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो तो आप हमें बता दीजिएगा, हम आकर के अपना ब्लड देंगे। लेकिन ये खबर कहीं, एक बड़ा वो है कि ये खबर कहीं नॉर्थ इंडिया के अखबारों में या टीवी चैनलों में, हिंदी के चैनलों में खास तौर पर एक आधा चैनल में आई होगी तो आई होगी, बाकी कहीं आपको सुनाई दी क्या? क्या उस तरह से सुनाई दी, इस तरह से कोरोना जिहाद सुनाई दिया था, जिस तरह से मौलाना साहब कातिल है और ये है और वो है, ये सुनाई दिया था? नहीं सुनाई दिया। क्यों नहीं सुनाई दी? फिर वही बात कर रहे हैं कि पत्रकारिता के नाम पर सब अंधेरे दिन चल रहे हैं इस समय। अब आगे बताते हैं आपको। असदुद्दीन ओवैसी ने एक अपील जारी की है। हालांकि मैं असदुद्दीन ओवैसी की जो इस समय जो रोल रहा है, जिस तरह से खुल के उनको लीडरशिप देनी चाहिए थी, उस तरह से वो लीडरशिप नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने अपील जारी की है सारे मुसलमान लोगों से और तबलीगी जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और रिकवर कर गए हैं उन सब से, कि भाई देश के लिए, वतन के लिए जरूरी है इस समय कि वो लोग जब भी ब्लड प्लाज्मा थेरेपी और रेड क्रॉस में अपना नाम दर्ज करा दीजिए, जिससे कि वो आपको बताएं जब उनको जरूरत होगी तो आप वहां जाकर ब्लड डोनेट करिए। ये इस समय साद की तबीयत गड़बड़ थी, अब वो ठीक हो गए हैं। उन्होंने सारे तबलीगी जमाती जो लोग हैं उनको चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने इस्लाम का बहुत सारा और तकाजा कुरान का वो सब जिक्र करते हुए कहा है कि इस इंसानी जान को बचाना सबसे जरूरी काम होता है और सबसे बड़ा काम होता है। इसलिए आप लोग, जो लोग भी रिकवर कर गए हैं, वो सारे लोग मुल्क की खिदमत के लिए तैयार रहें। मुल्क में कोरोना वायरस का प्रकोप से लड़ने के लिए सरकार की मदद करें, और वो मदद ऐसे करें कि आपके ब्लड में ऐसी एंटीबॉडीज हैं जिनसे कोरोना को खत्म किया जा सकता है। तो जब ये शुरू हो तो आप सब लोग खुद आगे बढ़ करके और अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट करें। इस पर भी कहीं कोई बात हुई नहीं होगी। मैं तो टीवी देखता नहीं हूं, आप लोग देखते होंगे तो आप लोग बताएंगे क्या इन पर कोई बहस हुई है? क्या इस पर बहस हुई है कि भाई ये जो चीजें निकल के आ रही हैं और जो लोग कोरोना जिहाद कर रहे थे, पत्रकार भी और राजनीतिक लोग भी और आईटी सेल वाले भी, और जिस तरह के एक नफरत का माहौल पूरे देश में बना दिया गया, ये बनाने वाले लोग, क्या इनसे मीडिया या कोई सवाल पूछ रहा है कि भाई इस पर क्यों चुप हो? पाल घर पर तो सारे लोग पिल गए थे। तो ये चीजें भी हो रही हैं और इन चीजों को प्रोपोगेट करना बहुत जरूरी है आज के समय में। अगर लोग, जैसे मेरी समझ में कभी नहीं आया कोई व्यक्ति ये कैसे हो सकता है कि साहब कोरोना पॉजिटिव हम अपने को जानते हैं और इसलिए किर्गिस्तान से चले आ रहे हैं या कहीं से चले आ रहे हैं या दिल्ली से चले आ रहे हैं, तमिलनाडु से चले आ रहे हैं, तेलंगाना से चले आ रहे हैं कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं और मुझको तो अभी सब बदला लेना है और सब में कोरोना फैला देना है, तो इसलिए मैं किसी को बता नहीं रहा हूं। इसी तरह की बातें फैलाई गई ना, और संख्या बताई गई कि साहब सरकार की तरफ से कि इतने तबलीगी लोग पॉजिटिव निकले। ऐसे समय में इन खबरों की जगह मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, जबकि होनी चाहिए। हम आपको इसीलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं।
और आपसे मैं फिर यहाँ गुजारिश कर लूं कि हमारे वीडियोस को, इस तरह की चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये इस समय की जरूरत है, हमारी आपकी भी जरूरत है। तो मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं और आगे फिर देखते हैं कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं या क्या कमेंट्स हैं, उन कमेंट्स पे चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहूं, फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि अनब्रेकिंग अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर कर लिया है तो अपने परिचितों और मित्रों और परिजनों को भी इसके बारे में बताइए और उनको अनब्रेकिंग सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। ये कम्युनिटी बड़ी होना जरूरी है, और ये बड़ी तभी हो सकती है कि आप लोग जो यहाँ एक्टिव आते हैं और नहीं भी आते हैं, जो वीडियो देखते हैं बाद में, वो सारे लोग जब जब प्रयास करेंगे तो ये जरूर बड़ी होती चली जाएगी। और ये वक्त का तकाजा है कि ऐसे लोग ज्यादा जुटे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने, तो हम सब लोग मिलकर बना सकते हैं। चलिए, तो अब कमेंट्स पर आते हैं। ओवैस खान, भारत माता की जय। जी, भारत माता की जय, बिल्कुल, जय हिंद। सीए, ये आप भी, मैं ईमान जल्दी बर्बाद होगा इंशाल्लाह, बहुत बड़ा है। मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं, मैं बात समझ नहीं पाया कि आप क्या कहना चाहते हैं। बेईमान जल्दी बर्बाद होगा, अच्छा अच्छा, जी। एसके अहमद, ग्रेट न्यूज फॉर तबलीगी, बट मेन स्ट्रीम मीडिया विल नॉट शो द दिस टाइप ऑफ न्यूज। ये तबलीगी के लिए ही नहीं, ये पूरे देश के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि देश को ये बताया गया था, ये हर व्यक्ति के लिए बड़ी खबर है। और बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊं कि जो हिंदू मुसलमान की चीजें नहीं भी मानते हैं, जो इनसे थोड़ा घृणा करते हैं कि इस तरह की पॉलिटिक्स क्या हो रही है, वो भी सोचने लगे थे कि ये तबलीगियों की वजह से सब फैल रहा है। जैसे रांची में बहुत सारे लोग ये अभी भी मानते हैं कि तबलीगियों की वजह से रांची में है और किसी को तो हुआ ही नहीं। तो ये जो धारणा बना दी गई है, इसको तोड़ने की, और इस धारणा का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, इस धारणा को इस्तेमाल किया जा रहा है दोनों कम्युनिटीज के बीच में खाई बढ़ाकर, वैमनस्य बढ़ाकर और कड़वाहट बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, उनको एंटी नेशनल प्रूव करने के लिए, उन पर ये एक चस्पा कर देने के लिए कि भाई स्टिकर लगा देना कि ये एंटी नेशनल है, इसके लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि इस तरह की खबरें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अभी साउथ और नॉर्थ में यही अंतर है कि साउथ के अखबार नॉर्थ से भी जब कोई खबरें इस तरह की होती हैं तो उनको छापते हैं, लेकिन नॉर्थ के अखबार, ये तौर पे जो बड़े बड़े अखबार हैं, नंबर 1 नंबर 2 टाइप, रफीक अंसारी, ग्राउंड लेवल पर हालात बहुत खराब है सर। जी, ये बात तो है, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। एक दिन रफीक जी, मैं सोच रहा हूं कि आपके साथ एक वीडियो बनाऊं, और आप धनबाद में, वहां जो भी, जहां भी निरसा में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, वहां क्या हालात हैं, उन हालात पर आप हमें जानकारी दीजिए कि रूरल इलाके में क्या हालात हैं, लोग किस तरह से सोच रहे हैं, क्या सुविधाएं हैं, और इस लॉकडाउन में कैसे लोग परेशान हैं, इस पर। आर्ट एंड लाइफ से सुनने में आया है कि योगी सरकार टेम्पोररी जेल बना के तबलीगी जमात के लोगों को जो कोरोना से ठीक हो गए हैं उनको रखेगी। नहीं, ये भाई जेल की बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही, पता नहीं, मैं इसको तलाशता हूं, देखता हूं कि ऐसा हो रहा है क्या। मोहम्मद कौसर, कटिहार, कटिहार से हैं आप। मैं नाव गोस्वामी का क्यों नहीं दिखता वीडियो, मीडिया अर्नब गोस्वामी का क्यों नहीं दिखाता वीडियो। हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। रफीक अंसारी, सभी लोग लाइक करें,
जी, सरोज आलम, आपके कार्यक्रम में 2 दिनों से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, आपके एंड पे प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पहले प्रॉब्लम होता था, मैंने फिर अपना जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको बदल लिया है, दूसरा सर्विस प्रोवाइडर ले लिया है, इसलिए हमें प्रॉब्लम तब होती है जब लाइट जाती है और हमारा जो मोडेम है, जो रूटर है, वो बंद हो जाता है, तो फिर ये दोबारा जो लाइव हम लोगों का चल रहा होता है दोबारा कंटिन्यू नहीं हो पाता, फिर हमें नए सिरे से आना पड़ता है। बाकी तो ठीक चलता है। रफीक अंसारी, सभी लोग वीडियो लाइक कर दें प्लीज। लाइक ही नहीं, इसको शेयर करें सब लोग, और इतने से नहीं बनेगा, अपने दोस्तों से भी कहें कि इसको शेयर करना है आगे, और शेयर कराएं लोगों से, व्हाट्सएप पे शेयर कराएं। और इवन मैं तो ये कहूंगा, हालांकि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं इस वीडियो में बैठा हुआ हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाना चाहिए, तो इसको जितने से ज्यादा वायरल करा सके उतना वायरल कराइए, लोगों से कहना पड़े, फोन करना पड़े, फोन करिए, उन तक भेजिए, उनको रिक्वेस्ट करिए कि और उनसे पूछिए, तस्दीक करिए कि भाई आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, कितने लोगों को भेजा है। जितने ग्रुप्स में आप लोग सक्रिय हो व्हाट्सएप पर, उनमें पोस्ट कर दीजिए। जितने फेसबुक पर ग्रुप्स में या पेजेस पर आप लाइक किए हुए हो, उन सब में भी डाल दीजिए, क्योंकि ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। कौशल गढ़ सर, ओवैसी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों का बहुत मदद कर रहे हैं। अब इसमें मैं पूरी बात से आपसे सहमत नहीं हूं, वो अच्छे काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो करना चाहिए वो अभी मेरे हिसाब से असदुद्दीन ओवैसी या उनकी पार्टी अभी उस पर खरा नहीं उतर रही है। चार्ल्स कोलम, सर पालगढ़ पे आपका क्या विचार है? एक पूरा वीडियो, 2 वीडियो पड़े हुए हैं भाई साहब इस चैनल पर, आप उनको एक बार देख लीजिए। बार बार एक ही बात को रटते रहना और उसे बोलते रहना, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप इस चैनल में जरा दूसरे वीडियोस पर जाइए और पिछले दिनों के 2-3 दिन के वीडियो आप देखिए, आपको मेरे विचार बहुत डिटेल में पता चल जाएंगे। आर्ट एंड लाइफ, मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, वीडियो लोड हो रहा था हर थोड़ी देर में, हो सकता है। अब कई बार इस समय क्या है कि सारे लोग घर पर हैं और सारे लोग खूब ज्यादा सोशल मीडिया पर हैं, इंटरनेट पर है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। मक्काम, सर पालघर, मैं समझा नहीं भाई आप क्या कह रहे हैं। शेख रहमत अली, इंसान वही है जो इंसान के काम आए, इसमें जाति धर्म देखने की जरूरत नहीं है, हमारा काम है इंसान के काम आना। नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन हर सब लोग ये मानते ही नहीं ना, एक इंसान इंसान के बराबर नहीं मानते हैं। वो एक गाना है ना, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। और एक हमें तो कुछ गाने बहुत अच्छे लगते, जैसे अब तो आते ही नहीं फिल्मों में उस तरह की चीजें, अब तो फिल्में भी अक्षय कुमार और कौन है उस तरह की फिल्में आती हैं देशभक्ति के नाम पर, जो पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं। जो पहले वो जो देते, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, धर्मेंद्र की फिल्म थी। ऐसी बहुत सारी फिल्में। पालघर में जो हुआ उसके मुजरिमों को पकड़ के जल्द जेल में डालना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। चार्ल्स कोलम, सर क्या लॉकडाउन और आगे तक एक्सटेंड होगा? देखिए, सरकार ये चाह रही है कि एक्सटेंड ना हो, उसकी वजह ये नहीं है कि कोरोना कंट्रोल में है और जो फैल रहा था उसको रोक दिया है सरकार ने, क्योंकि रोकने का तो कुछ हुआ ऐसा है नहीं। दिक्कत ये, सरकार की चिंता शायद ये है कि अगर लॉकडाउन और आगे बढ़ेगा तो लोग भूखों से मरने लगेंगे, और भूख से जब मरने लगेंगे तो वो सड़क पर निकल आएंगे, और सड़क पर निकल आएंगे तो क्योस हो जाएगा, और उसका नुकसान पर्टिकुलर राजनीति को होगा। तो इसलिए कोशिश लगातार ये चल रही है कि खोल दिया है, जल्दी जल्दी खुले, लेकिन मुझे लग रहा है हालात खराब होते जा रहे हैं, और ऐसे में इकोनॉमी की चिंता अपनी जगह सही है, होनी चाहिए, लोगों की रोजी रोटी की चिंता होनी चाहिए, लेकिन साथ में लोगों की
थोड़ा हमारे इधर भी प्रॉब्लम आ गई और कनेक्शन, हाँ सही हो गया भाई। अगर जरूरत हो तो जो भी पैसा है सरकार के पास, सरकार कहती है हमारे गोदाम भरे हुए हैं, लेकिन लोग तो भूखों मर रहे हैं और भूख की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। मैंने आपको कहानियां सुनाई थी। तो कहाँ गोदाम भरे हुए, किसके गोदाम भरे हुए हैं? उन गोदाम किसके लिए भरे हुए हैं? भाई उन गोदामों को खोलो और जिन लोगों को जरूरत है उन तक पहुंचाओ। जो पैसे वाले देश हैं, जहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम हमसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 8 गुना है, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब जगहों पर, कोरिया, इन सब जगहों पर सरकार सब लोगों को, जो भी जरूरतमंद है उनको ढंग से जीने लायक पैसा दे रही है। अपने यहां सरकार क्या कर रही है? कंपनियों से कह रही है भाई पैसा मत काटना, लेकिन ये नहीं कह रही अगर काटोगे तो तुमको जेल हो जाएगी या सरकार कार्रवाई करेगी। आप देखिए जितने मजदूर सड़क पर निकल के आते हैं, जितने मजदूरों की कहानियां आती हैं सामने, सब में ये आता है कि उनके बकाया पैसा नहीं दिया गया और आगे का कोई भरोसा नहीं। ये आता है ना ये सब जगह। तो भाई सरकार ये कह रही है, उधर ये हो रहा है, तो कहने का कोई मतलब रह गया क्या? शशि अग्रवाल जी नमस्कार। इट वॉज ए ट्रूली हार्ट वार्मिंग इंफॉर्मेशन, होप नाउ द मीडिया विल स्टॉप इट्स हेट प्रोपेगेंडा। शशि जी आप तो उधर रहती हैं, गल्फ कंट्रीज की तरफ रहती हैं। जो पूरा एपिसोड 2 दिन से चल रहा है संडे से अब तक, इस पर कुछ जानकारी अगर आप दीजिए कि वहां क्या माहौल है, किस तरह से, और वहां की जो गवर्नमेंट है वो और वहां के जो लोग हैं, जो वहां के रहने वाले लोग हैं। एक तो हम लोग हैं भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग जो वहां रहते हैं, हालांकि भारत के लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर। तो क्या क्या चीजें चल रही हैं वहां, अगर आप बताएंगी तो हम यहाँ बाकी लोगों के लिए भी एक जानकारी मिलेगी सबको। ओवैस खान, तबलीगी जमात के लोग कितने प्रतिशत पॉजिटिव हैं? भाई मैं इस सब में नहीं जाना चाहता हूं कि कितने प्रतिशत टोटल के हैं, और ना इस पर मैं, सरकार बात करती है तो लव अग्रवाल से पूछिए, उनके पास सारा आंकड़ा होगा इस बात पर। आर्ट एंड लाइफ, सर इंसान कितना ही कोशिश कर ले किसी को नीचे गिराने की, पर खुदा जो चाहे वही होता है। जी मैं कॉम, सर महाराष्ट्र में क्या सीएम का इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्यों? तो पॉलिटिक्स है इसमें, क्यों की क्या बात है, पॉलिटिक्स है। ये झूठ नैरेटिव खड़ा किया जा रहा था, क्यों खड़ा किया जा रहा था? वहां की सरकार गिराने के लिए, उद्धव ठाकरे को बदनाम करने के लिए। शशि अग्रवाल जी कह रही हैं 10 सॉन्ग तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। जी ये अच्छा शशि जी, आप इंडिया में रहती हैं, मुझे कुछ कंफ्यूजन था कि आप दुबई या कहीं ऐसी कहीं जगह पे रहती हैं। चलिए सॉरी। चार्ल्स कोलम, सर लॉकडाउन खत्म होने के बाद इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशन कैसा होगा? पूरी दुनिया का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब होगा और उसमें इंडिया भी शामिल है। तो आज की बात लगभग हो गई है, इसे खत्म करते हैं। और आप लोगों से मैं एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारा लाइव अच्छा लगता है, तो आप इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे फॉरवर्ड कीजिए। और साथ में ये भी लिखना मत भूलिए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और किस लिए इस वीडियो को देखा जाना चाहिए, या आप क्यों इस वीडियो को फॉरवर्ड कर रहे हैं। अनब्रेकिंग सब्सक्राइब करने के लिए अपने परिचितों, मित्रों और परिजनों को कहिए, उनको प्रेरित कीजिए, उनको इसके बारे में बताइए, जिससे कि ये कम्युनिटी जो अभी हम लोग की कम्युनिटी है, जो जहां पर हम लोग ये सब बातें करते हैं, आप टिप्पणियां देते हैं, उन पर बात करते हैं हम लोग, ये कम्युनिटी बड़ी हो सके। और ये कम्युनिटी जितनी बड़ी होगी
उतने ज्यादा तरह की बातें आएंगी, उतना एक जैसे भारत एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तरह तरह के लोग हैं भारत में, तो वैसे ही हम चाहते हैं कि अनब्रेकिंग भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहां हर विचार, हर धर्म, हर जाति, हर तरह के लोग, हर क्षेत्र के लोग इस पर हों, और ये तभी होंगे जब हम आप इस दिशा में प्रयास करेंगे। तो और हमें अच्छा भी लगेगा कि भाई हम सब लोग मिलकर के ऐसा कर रहे हैं, और उसके चलते अनब्रेकिंग में सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, अनब्रेकिंग का जो विविधता है वो बढ़ रही है, और हमारा लाइव शो में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो फिर उसका इम्पैक्ट भी आएगा। आप लोग कई बार पूछते हैं कि भाई ऐसा कैसे होगा, क्यों नहीं कोई समझता है, तो ऐसे जब लोग आएंगे, बात होगी, दूर तक चीजें जाएंगी, तो फिर उसका असर भी होगा। मोहम्मद कौसर कटिहार, सर हम लोग मुंबई में रहते हैं, एक रूम पर 26 लोग रहते हैं, बहुत तकलीफ में हूँ। ये मुंबई की तो दिक्कत है। क्या आप हमें मोबाइल पे आप देख रहे होंगे, क्या आप हमें मोबाइल पर आपकी जो दिक्कत है और आप जहां रहते हैं उसका एक छोटा सा 1 मिनट का, 1.5 मिनट का वीडियो बना करके भेज सकते हैं? अगर आप भेज सकते हैं तो फिर हम उसको यहाँ डिस्कस करेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे और उसको सब तक भेजेंगे, और उससे लोगों को पता चलेगा कि कैसे कैसे मुश्किलों में लोग रह रहे हैं। आर्ट एंड लाइफ, शुक्रिया सर, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जी जी, बिल्कुल सही बात है, सब लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें, इस समय सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कौसर साहब, आप कटिहार के रहने वाले हैं, मुंबई में रहते हैं, तो आप अगर ऐसा कर सकते हैं तो आप हमें भेजिए, और हमें मेल कर दीजिए अगर आप मेल कर सकते हो, और मेल नहीं कर सकते हैं तो फेसबुक पर आप भेज सकते हैं, वहां भेज दीजिए। और मेल में यहाँ अपना लिख देता हूं, इस मेल पर आप हमें मेल कर सकते हैं। तो एक वीडियो ऐसा बनाइए और यहाँ भेजिए। जी, तो इसी के साथ फिर हम अपनी बात कम खत्म करते हैं, और साथ में रफीक अंसारी जी, इनसे मुझे बात करनी थी, आज मैं कर नहीं पाया, लेकिन कल हम जरूर रफीक जी आपसे बात करना चाहेंगे। आपके पास मेरा नंबर है या नहीं है? चलिए हम लोग फेसबुक पर या फेसबुक पर ही बात कर लेंगे, तो और वहां से फिर नंबर एक्सचेंज कर लेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, और कोरोना से बचने के जितने एहतियात बरतने चाहिए उन सारे एहतियात को धर्म भाव से बरतिए, और अपना, अपने परिजनों, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखिए। अपने घर में, अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो उनको घर से बाहर बिल्कुल मत निकलने दीजिए, और आप भी तभी निकलिए जब बहुत जरूरी हो। और एक बार मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा फिर से एक बार, कि आप हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करने के लिए अपने परिचय का जो आपका दायरा है उनको प्रेरित कीजिए, लोग कि अनब्रेकिंग सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो देखें और हमारे वीडियोस को शेयर करें। कफील अहमद साहब का कमेंट आया, हेलो सर, सोनू निगम क्या हाल चल रहा है? तो सोनू निगम क्या हाल चलेगा, हाय हाय, ठीक। अब तो भाई बात हम खत्म कर रहे हैं, बहुत देर हो गई है, और अब आगे ज्यादा देर तक मैं नहीं रुकूंगा, तो यहीं पर हम अपनी बात खत्म करते हैं। कफील अहमद साहब, कल हम आपसे बात करेंगे, कल सुबह फिर 10 बजे हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।